नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं आपके साथ हूँ, आपका दोस्त पंकज शर्मा। और दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में बात की थी आकाशगंगा के बारे में। मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे से उस चैप्टर को समझे होंगे और आपने तैयार किया होगा। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तारे के जीवन या लाइफ ऑफ स्टार के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कुछ आधारभूत तथ्यों के बारे में, ताकि आपको तारे के जीवन को समझने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे निहारिका। दोस्तों, निहारिका एक प्रकार का धूल या गैस का बादल होता है। इसी से तारे का जन्म भी होता है। निहारिका का जन्म दो प्रकार से होता है दोस्तों। एक निहारिका ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही बनती है और दूसरे प्रकार की निहारिका सुपरनोवा विस्फोट के कारण बनती है। जब भी कोई बड़ा तारा अपनी जीवन अवस्था में आगे की ओर बढ़ता है तो एक समय बाद उसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है, जिसके कारण उस तारे के बचे गैसीय अवशेषों से एक निहारिका का निर्माण होता है। और इस निहारिका से जो तारे बनेंगे वो अपेक्षाकृत छोटे और कम द्रव्यमान वाले तारे होते हैं, जैसे कि हमारा सूर्य। दोस्तों, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, तो आप इसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा। दूसरा तथ्य है, हाइड्रोजन अपेक्षाकृत हल्की गैस है और हीलियम अपेक्षाकृत भारी गैस है। हाइड्रोजन का घनत्व कम और हीलियम का घनत्व ज़्यादा होता है। तारे में ऊर्जा का प्रवाह केंद्र से सतह की ओर अर्थात केंद्राप्रसारी होता है। जैसे अगर ये तारा है तो इसके जो सेंटर है यहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा बनती है और सतह पर ऊर्जा कम होती है। इसलिए जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह आउटवर्ड होता है, अर्थात बाहर की तरफ होता है, केंद्र से बाहर की तरफ। हमारी आकाशगंगा वामावर्त या घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमती है। इसी कारण जो तारे होते हैं वो धीरे धीरे केंद्र की ओर खिसकते जाते हैं। जैसे अगर हमारी आकाशगंगा है और वो इस प्रकार से घूम रही है, तो कोई भी तारा, यदि आकाशगंगा इधर जाएगी तो तारे का मूवमेंट पीछे की तरफ होता है। तारे में ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन और हीलियम गैस का संलयन होता है। हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना, संलयन होना ही तारे में ऊर्जा का स्रोत है। चंद्रशेखर सीमा क्या है? दोस्तों, किसी भी श्वेत वामन तारे का अधिकतम संभावित द्रव्यमान जो होता है उसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, जो 1.44 ms के बराबर होता है। यहाँ ms से मतलब है मास ऑफ सन, अर्थात सूर्य के द्रव्यमान की तुलना में 1.44 गुना। दोस्तों, इस सीमा का निर्धारण का श्रेय भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर सुब्रमण्यम को जाता है। इन्होंने जब यह 19 वर्ष के थे तब लगभग 1930 के आसपास इस सीमा का प्रतिपादन किया था। इसका महत्व है कि यदि कोई तारा जिसका द्रव्यमान 1.44 ms है तो वह श्वेत वामन तारा बनेगा, लेकिन यदि उसका द्रव्यमान इससे ज़्यादा है तो वह श्वेत वामन तारा ना बनकर न्यूट्रॉन तारा बनेगा और ब्लैक होल बन जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं तारे के जीवन चक्र के बारे में। किसी भी तारे का जन्म निहारिका से आकाशगंगा की सबसे बाहरी भुजा में होता है। जैसे यह हमारी आकाशगंगा है, इसके सबसे बाहरी भुजा के अंतिम छोर पर ही निहारिका से तारे का जन्म हुआ है। दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि निहारिका कैसे बनी और इससे तारे का जन्म कैसे होता है, तो हम कह सकते हैं कि जब ब्रह्मांड अस्तित्व में आया था तो उसके फलस्वरूप जो ऊर्जा या पदार्थ बने थे उनका वितरण और घनत्व समान नहीं था, इसीलिए उनके गुरुत्वाकर्षण में भी असमानता थी। अगर यहाँ देखें तो कुछ पदार्थ जो थे उनका आकार छोटा था, घनत्व कम था, इसीलिए उनका गुरुत्वाकर्षण भी कम हो गया। कुछ पदार्थ ऐसे थे जो बड़े थे, जिनका घनत्व ज़्यादा था, इसलिए उनका गुरुत्वाकर्षण भी ज़्यादा हो गया। हुआ ये कि जो ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण वाले पदार्थ थे उन्होंने छोटे गुरुत्वाकर्षण वाले पदार्थों को अपने में मिला लिया, और ऐसा ही कुछ गैसों में हुआ। अतः हाइड्रोजन के संचयन से विशाल बादलों का निर्माण हो गया। जो विशाल बादल बने उन्हीं को हमने निहारिका कहा है। इस बादल में गुरुत्वाकर्षण के कारण गैसों का संकुचन प्रारंभ हो गया, अर्थात सिकुड़ना प्रारंभ हो गया, और इसी कारण से इसके केंद्र का जो तापमान था, जो दबाव था, वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। अत्यधिक दबाव के कारण जो हाइड्रोजन के नाभिक थे वो आपस में टकराने लगे और हीलियम के नाभिक का निर्माण हुआ। अब इस निहारिका में एक तरफ हाइड्रोजन गैस है, दूसरी तरफ हीलियम गैस है। इन दोनों के संलयन के कारण बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलने लगी
और जो ऊर्जा उत्सर्जित हुई उसी समय बनता है आपका भ्रूण तारा या आदि तारा, जो तारे की पहली अवस्था थी। इसी ऊर्जा के अत्यधिक हो जाने पर एक गैसीय गोले का निर्माण हुआ और जो इससे अलग होकर बाहर आ गया, इसे हमने कहा तारा। ये जो तारा बना है इसमें ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन और हीलियम गैस। हाइड्रोजन गैस का संलयन होकर वह हीलियम में बदल रही है, जिसके कारण ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। अब दोस्तों, ये जो तारा है इस पूरे तारे में हीलियम और हाइड्रोजन के संलयन की जो गति है वो एक समान नहीं होती। जो केंद्र है वहां पर गति ज़्यादा होती है, ज़्यादा संलयन होता है, और जो सतह है वहां पर गति कम होती, कम संलयन होता है। जैसे अगर यह तारा है तो इसके जो केंद्र है यहाँ पर हाइड्रोजन से हीलियम में जो संलयन है या बदलने की गति वो तेज है, और इस सतह पर यह संलयन बहुत धीरे होता है। अतः यहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा होती, यहाँ पर ऊर्जा कम होती है। इसलिए ऊर्जा का प्रवाह जो है वो केंद्र से बाहर की तरफ होता है। यहाँ ज़्यादा ऊर्जा है, यहाँ कम ऊर्जा है, तो ऊर्जा का प्रवाह केंद्र से बाहर की तरफ होता है दोस्तों। और दूसरी तरफ कुछ समय बाद कालांतर में इस केंद्र का जो हाइड्रोजन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और यह जो क्रूड है इसका वो पूरी तरीके से हीलियम का उच्च घनत्व वाला भारी क्रूड बन जाता है, जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है। और यह जो बाहर की परत है यह एक कवर के भांति इस हीलियम के क्रूड को ढककर रखती है। यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन अभी भी जारी है दोस्तों। ऐसी स्थिति में इसमें दो बल कार्यरत हो जाते हैं। एक तो वह जो आउटवर्ड फोर्स है, जो केंद्र से बाहर की तरफ ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, एक फोर्स तो ये है। दूसरा फोर्स कि यह हीलियम का जो क्रूड है इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा है, तो ये जो ग्रेविटी वाला फोर्स है इस पर वो ज़्यादा एक्टिव है। तो ऐसे में एक खींचने वाला बल हो रहा है और एक बाहर करने वाला बल हो रहा है। तो ऐसे में जो तारे की तीसरी अवस्था बनती है उसको हम बोलते हैं संतुलित तारा, क्योंकि ये दोनों बलों से संतुलित हो रहा है। लेकिन इन बलों के कारण, क्योंकि ये दोनों बल एक दूसरे के अपोजिट हैं, आगे जाकर इस बाहर की हाइड्रोजन की जो परत है इसमें बहुत तेज विस्फोट हो जाता है, और जो इतनी तेज विस्फोट होता है कि इससे बहुत तेज लाल रंग का प्रकाश निकलता है। इसलिए जो तारा बनता है, जो इस तारे को हम कहते हैं लाल तारा या रक्त दानव तारा दोस्तों। और यह रक्त दानव तारा ही कहलाता है रेड जिएंट स्टार। ये जो रेड जिएंट स्टार है इसकी चमक इतनी तेज होती है जितना कि पूरी आकाशगंगा में चमक होती है दोस्तों। इसके बाद जो तारे की अगली अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। दोस्तों, ये जो रक्त दानव तारा है इसके जो तत्व हैं वो धीरे धीरे करके कार्बनिक पदार्थों में तब्दील हो जाते हैं, और कार्बनिक पदार्थों से बदलते बदलते वो लोह तत्वों में चले जाते हैं। अब ये जो तारा है इसका क्रोड जो है ये अत्यधिक सघन और बहुत ज़्यादा ग्रेविटी वाला घनत्व वाला क्रोड बन गया है। ऐसे में इसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है। ये जो सुपरनोवा विस्फोट होता है उसके कारण तारे की अवस्था में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यदि उस तारे का द्रव्यमान 1.44 ms अर्थात चंद्रशेखर सीमा से ज़्यादा है तो वह न्यूट्रॉन तारा बनेगा, और यदि चंद्रशेखर सीमा से कम है तो वह श्वेत वामन तारा बनेगा। यदि 1.44 ms या चंद्रशेखर सीमा से उसका द्रव्यमान ज़्यादा है तो तारा जो है उसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन्स अत्यधिक वेग पाकर नाभिक छोड़कर बाहर चले जाते हैं और न्यूट्रॉन शेष रह जाते हैं, तो तारा न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। और इसमें न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के अणु मिलते हैं, इसका घनत्व असीमित समय तक बढ़ता चला जाता है, और जो अधिक घनत्व का अंत में पिंड बचता है उसे हम ब्लैक होल कहते हैं। अर्थात यह न्यूट्रॉन तारा ही असीमित समय तक सिकुड़ने के बाद ब्लैक होल बन जाता है। दूसरी तरफ यदि चंद्रशेखर सीमा से कम घनत्व है तो ऐसे में तारा श्वेत वामन तारा बनेगा, और श्वेत वामन तारे को ही हम जीवाश्म तारा कहते हैं। यह जीवाश्म तारा असीमित समय तक ठंडा होकर काला वामन तारा या ब्लैक ड्वार्फ स्टार या बूढ़ा तारा बन जाता है। यही बूढ़ा तारा धीरे धीरे अपनी सातवीं अवस्था में पहुंचता है और ब्लैक होल में समा जाता है। यही तारे की मृत्यु है, यही तारे का अंत है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने समझा कि तारा किस प्रकार नीहारिका के केंद्र में हीलियम हाइड्रोजन के संलयन के कारण बने एक गैस के गोले से बनता है, और अंत में किस प्रकार से ब्लैक होल में समाकर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से तारा नीहारिका से बनता है और किस प्रकार क्रमिक रूप से अपने अंतिम समय तक पहुंचता है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और अध्ययन कीजिएगा इसका, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे सूर्य के जन्म की।
हमारे सूर्य का जन्म सुपरनोवा विस्फोट के बाद बनी निहारिका से हुआ है। अर्थात कोई ऐसा तारा था जिसका द्रव्यमान 1.44 ms से बहुत ज़्यादा था। वह जब अपनी युवा अवस्था में यहाँ पहुँचा तो उसमें एक सुपरनोवा विस्फोट हो गया, और उस सुपरनोवा विस्फोट के कारण इस तारे का जो भारी घनत्व का हीलियम का बना हुआ क्रोड था, जिसका घनत्व बहुत ज़्यादा था, वो तो ब्लैक होल में समा गया। लेकिन इस विस्फोट के कारण इसके शेष बचे अवशेष और यहाँ मौजूद गैसों में एक क्रिया शुरू हो गई और यहाँ पर एक निहारिका का जन्म हुआ। इस निहारिका को हम कहते हैं कि सुपरनोवा के बाद बनी निहारिका। इस निहारिका से हमारे सूर्य और उसके सौरमंडल का जन्म हुआ। अर्थात हमारा सूर्य एक युवा तारा है और बहुत छोटा और कम घनत्व का तारा है। इसका मतलब हमारा सूर्य कालांतर में पहले पल्सर तारा बनेगा, फिर श्वेत वामन तारा बनेगा, और श्वेत वामन तारा जब धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा तो काला वामन तारा अर्थात ब्लैक ड्वार्फ स्टार बनेगा, और यही काला वामन तारा बूढ़ा तारा होता है जो अंत में ब्लैक होल में समा जाएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारा सूर्य युवा तारा है और यह कम घनत्व के कारण बाकी की जो प्रोसेस है उसको पूरा करने वाला है। श्वेत वामन तारे को ही हम जीवाश्म तारा कहते हैं, क्योंकि यह किसी बड़े तारे का अवशेष है जो सुपरनोवा के बाद बना है दोस्तों। अब बात करते हैं कृष्ण विवर या ब्लैक होल के बारे में। जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से ज़्यादा होता है वे तारे विघटित होकर ब्लैक होल बन जाते हैं। ब्लैक होल की खोज सबसे पहले एस चंद्रशेखर ने की थी, और यदि हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो ब्लैक होल एक अत्यधिक सघन अत्यधिक घनत्व वाला पिंड है दोस्तों, जिससे प्रकाश का परावर्तन भी नहीं हो पाता, इसलिए हम कभी ब्लैक होल को देख नहीं पाते। ब्लैक होल आकाशगंगा का केंद्र होता है जहां तारा अपनी अंतिम अवस्था में समा जाता है और तारे की मृत्यु हो जाती है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि यदि कोई पिंड इसके रडार में या इसके क्षेत्र में आ जाता है तो वह उसे अपनी ओर खींच लेता है और वह पिंड इसमें समा जाता है, फिर कभी दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि उसका भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यदि बात करें कि ब्लैक होल के अस्तित्व का पता कैसे चला, तो रेडियो बीम्स के माध्यम से हमें ब्लैक होल के अस्तित्व का पता चलता है। 2019 में 10 अप्रैल को नासा ने मिसाइल 87 नाम की मंदाकिनी के ब्लैक होल की तस्वीर जारी की दोस्तों। यह पहला मौका है कि जब किसी मंदाकिनी के ब्लैक होल की तस्वीर जारी की गई है। यह तस्वीर इवेंट होरिजन टेलीस्कोप के माध्यम से तैयार की गई है और यह मंदाकिनी पृथ्वी से लगभग 55 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर अवस्थित है। दोस्तों, यह तस्वीर जो है इसको लेने के लिए हमें करीबन पृथ्वी के आकार का टेलीस्कोप की ज़रूरत थी, लेकिन हमने इवेंट होरिजन टेलीस्कोप के माध्यम से अर्थात पृथ्वी पर जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं उन सभी इंस्टीट्यूशन में मौजूद टेलीस्कोप को आपस में कनेक्ट किया और उन सब के माध्यम से हमने इस टेलीस्कोप के बना के एक तस्वीर ली है दोस्तों। और यह तस्वीर हमने एक बार में नहीं ली है, यह तस्वीर कई वर्षों में धीरे धीरे डेटा इकट्ठा करके तैयार की गई है। जैसे यदि कोई भी पिंड ब्लैक होल में समाता है तो वह एकदम से उसमें नहीं समा जाता, वह इसके नज़दीक आता और फिर इसके चक्कर लगाता है। जब इसके चक्कर लगाता है तो इसके घर्षण के कारण यहाँ रेडियो बीम्स निकलती हैं, जिसके कारण ये ऑरेंज ऑरेंज जो लाइट है ये दिखाई पड़ती है। और ऐसा हमने कई वर्षों तक लगातार डेटा इकट्ठा किया है, तब जाकर किसी ब्लैक होल की तस्वीर हम बना पाए हैं। इसे ही हम कहते हैं रेडियो बीम। इस प्रकार से हमने इस ब्लैक होल की तस्वीर को एकत्र किया है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात किया तारे के जीवन चक्र और ब्लैक होल के बारे में, साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था निहारिका के संदर्भ में, और हम हमारे अगले वीडियो में बात करेंगे सौरमंडल और सूर्य के बारे में। तो दोस्तों, मेरे साथ आज के इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।